जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने नागरिकता जो है वो समझ रहे थे कि नागरिकता क्या है, और हमने 5 से 8 तक बताया था। अनुच्छेद 5 से 8 हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप लोग अनुच्छेद 5 से 8 शुरू से देखना चाहते हैं तो मेरा अगला वीडियो जो हम नागरिकता स्टार्ट किए हैं जहाँ से, वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिए, तब आपको ये टॉपिक ज़्यादा समझ में आएगा। हमने नागरिकता क्या है और नागरिकता 5 में जो अनुच्छेद नागरिकता का जो अनुच्छेद है वो 5 से स्टार्ट होता है। 5 से 11 हमारा क्या है, नागरिकता है। तो हमने स्टार्टिंग में बताया है। आज हम नागरिकता हमें कैसे मिली, आखिर नागरिकता अधिनियम कैसे लाया गया, नागरिकता का जो अधिनियम है भारतीय संविधान में कैसे लाया गया, और किन किन प्रावधानों से हमें नागरिकता प्राप्त हुई। और हम अनुच्छेद 9, 10 और 11 के बारे में जानेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 9, 10 और 11 नहीं बता पाई थी। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अनुच्छेद 9, 10, 11 में हमारा क्या राइट्स है। जो भारतीय संविधान है भाग 2, उसमें क्या है, नागरिकता। हमने पहले बताया कि भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, भाग कितना है, 22 भाग है। तो 22 भाग में भाग 1 हमने पॉलिटी का फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, और भाग 2 है जिसमें कि है नागरिकता है, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं। नागरिकता का पार्ट 1 पहले पढ़ा दिए हैं, नागरिकता का पार्ट 2 अभी चल रहा है। तो देखिए, नागरिकता का जो बारे में भाग 2 में बताया गया है अनुच्छेद 5 से 11। हमने 5 से 8 तक अनुच्छेद पढ़ा। अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 9 में किसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, तो कहता है दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण करने से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 बोलता है कि जैसे ही आप दूसरे देशों की नागरिकता को ग्रहण करते हैं, वैसे ही भारत का नागरिकता आपका समाप्त हो जाता है। कहा नहीं जाता अगर आप दूसरे का सामान लीजिएगा तो आपका सामान को रद्द कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि आप अगर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में रहते हैं और वहाँ का कल्चर अगर आपको अच्छा लगता है, या आप अमेरिका चले गए, बहुत लोग अमेरिका पढ़ने के लिए चला जाता है, व्यवसाय करने के लिए चला जाता है, वहीं शादी विवाह करके सेटल हो जाता है। तो अगर वो अमेरिका का जो नागरिकता है वो स्वीकार कर लेता है कि मैं अमेरिका का नागरिक हूँ, तो स्वतः ही जो अनुच्छेद 9 के तहत उसका भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप दूसरे देशों का नागरिकता स्वीकार करते हैं तो आपका देश का नागरिकता खत्म हो जाएगा, भारत की नागरिकता आपका खत्म हो जाएगा। तो अनुच्छेद 9 हमने जाना कि दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण करने से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है अनुच्छेद 9 के तहत। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 10 बोलता है कि हर एक व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, हर एक व्यक्ति जो भारत में रह रहा है और भारत का नागरिक है, तो इसके तहत आप नागरिकता उसका बना रहे। अनुच्छेद 10 में कहता है उसका नागरिकता बना रहे। अगर वो कुछ गलत काम करता है, या कुछ कह सकते हैं अगर वो पागल हो जाता है, या कुछ ऐसा कार्य कर देता है जिसके वजह से भारत देश में कुछ मानहानि की बात आ जाती है, या आप कह सकते हैं जैसे कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा, चीन या भारत में युद्ध हो रहा, और वो नारा लगा दे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इस तरह का व्यवहार करने से उसका क्या हो सकता है, नागरिकता समाप्त हो सकता है। अन्यथा आपका नागरिकता को कोई भी व्यक्ति समाप्त नहीं कर सकता है। ये कौन बोलता है, तो 10 बोलता है। 10 कहता है कि सभी देश के नागरिक जो भारत देश में रह रहे हैं, अनुच्छेद 10 उनको ये राइट्स देता है कि उनका जो नागरिकता है वो क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी, जब तक कि आप कोई पागलपंती वाला काम नहीं कर देते हैं। अगर आप पागल हो जाइएगा तो आपको ख़त्म कर देगा नागरिकता। अगर आप किसी का दूसरा देश का दुश्मन देश का आप अगर जयकारा लगाने लगिएगा तो ख़त्म कर देगा आपका नागरिकता, कहेगा कि तो आतंकवादी है, अब देश मेरा में रह रहा है और जयकारा दूसरे का लगा रहा है। तो अनुच्छेद 10 क्या करता है, नागरिकता का सुरक्षा करता है। कब तक करता है, जब तक कि आप कोई पागलपंती ना दिखा दें। अब
अनुच्छेद 11 में कहा गया है नागरिक जो भारत के जो नागरिकता पे कानून बनता है, भारतीय संविधान में अगर कोई अधिनियम लाया जाए या आप कह सकते हैं नागरिकता पे कोई संशोधन किया जाए, तो इसका जो करने का अधिकार किसे है? तो इसको संशोधन या अधिनियम नागरिकता पे लाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। और एक और क्वेश्चन आता है, संसद को तो है ही है, लेकिन संसद के कौन सा मंत्रालय को नागरिकता पे क्या करने का, कानून बनाने का अधिकार है? तो संसद को गृह मंत्रालय में, जो संसद के गृह मंत्रालय है, उसी को ये राइट्स दिया गया है कि क्या कर सकता है, वो नागरिकता पे कानून बना सकता है। कौन बनाएगा? तो गृह मंत्रालय बनाएगा, होम मिनिस्टर। जो गृह मंत्रालय के लोग मिलकर नागरिकता पे क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे, अन्यथा और कोई भी मंत्रालय को नहीं ये राइट्स दिया गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत के जो नागरिकता पे कानून कौन सा मंत्रालय बनाता है? तो गृह मंत्रालय बनाता है। और कौन बनाता है? संसद बनाएगा। और संसद तो बनाएगा, लेकिन मंत्रालय कौन बनाएगा? तो गृह मंत्रालय बनाएगा। यहाँ तक हमारा जो अनुच्छेद आपका 5 से 11 कंप्लीट हुआ। 5 से 11 हमने बता दिया। हमने पिछले वीडियो में 8 तक बताया, अभी 9, 10 और 11 बताया। मतलब कि हम कह सकते हैं ये हमारा 5 से 11 अनुच्छेद कंप्लीट होता है। अब देखिए, हम समझते हैं कि नागरिकता अधिनियम क्या था। लोगों को तो नागरिक के लिए शुरू में ये कह दिया गया कि जन्म के आधार पे भारत का नागरिक हो, माता पिता अगर भारत के हैं तब उसका वो नागरिक होगा। इस प्रकार से बताया गया कि अगर कोई जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक होगा। फिर कहना ये माता पिता, अगर उसका माता पिता भारत है, तब भारत में रहता हो तब वो भारत का नागरिक होगा। फिर और उस एक और शर्त था कि अगर 26 जनवरी 1950 से पहले लोग भारत में रह रहे हैं, उसको नागरिक कहा जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ प्रावधान था पहले, लेकिन फिर अधिनियम लाया गया। 1955 में अधिनियम लाया गया। उसके तहत 5 शर्त रखा गया कि 5 तरीके से आपको क्या मिलेगा, भारत का नागरिक मिलेगा। आपको यह सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप क्या है, भारत के नागरिक हैं, भारत के क्या है, नागरिक है। ये नागरिकता आपका कहाँ से लाया गया? ये जो भारतीय नागरिकता कहाँ से लाया गया? तो ब्रिटेन से लाया गया। कहाँ से लाया गया? ब्रिटेन से लाया गया। भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकहरी नागरिकता। हमने बताया था कि भारत में एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता कहने का अर्थ है कि पूरे देश में एक ही पहचान होगा कि हम भारतीय हैं। आप क्या बनाते हैं कि हम इस राज्य के निवासी हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं, हम भारत के नागरिकता, हम भारत के नागरिक हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। और क्या बोलते हैं, हम इस राज्य के निवासी हैं। निवास प्रमाण पत्र बनता है तो किसका बनता है? राज्य का बनता है। और लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं। तो नागरिकता का मतलब है, एकल नागरिकता का मतलब है कि पूरा देश पे एक ही सर्टिफिकेट से आप क्या कर सकते हैं, पूरे भारत में रह सकते हैं। और आपका राज्य के लिए अलग नागरिकता बनाने की ज़रूरत नहीं है, देश के लिए अलग नागरिकता बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही नागरिकता पर आप पूरे देश में संपूर्ण देश के नागरिक कहलाएंगे। इसको हम कहते हैं एकहरी नागरिकता। उसके बाद अब आया, जैसे आप कह सकते हैं अधिनियम आया। 1955 में अधिनियम लाया गया, नागरिकता के लिए अधिनियम लाया गया कि अरे अगर हम नागरिकता को सभी को दे देते, नागरिकता सभी को दे देते हैं तो मिसयूज होने लगेगा। मिसयूज होने लगेगा, कैसे मिसयूज होगा वो आप समझिए। जैसे कि जन्म के आधार पर सभी को नागरिकता दे दिया जाए, तो बाहर की कोई औरत आई यहाँ भारत में टूरिस्ट घूमने के लिए और वो प्रेग्नेंट है, अगर भारत में ही उनका बच्चा हो जाता है तो इसके आधार पर वो तो भारत का नागरिक हो गया, सिर्फ जन्म के आधार पर। तो ये तो सही नहीं था। तो भारतीय संविधान को थोड़ा सा भारतीय संविधान में जो नागरिकता पे अधिनियम लाया गया कि हम अधिनियम लाते हैं, और ये एक 5 स्टेज दिया गया। ये 5 स्टेज दिया गया नागरिकता के लिए। ये अगर 5 स्टेज में से किसी एक को भी कोई पालन करता है तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, ऐसा कहा गया। तो देखिए अधिनियम के बारे में हम समझते हैं।
नागरिकता अधिनियम 1955 सबसे पहले, भारत का जो नागरिकता अधिनियम सबसे पहले 1955 में लाया गया। याद रखिएगा कि सबसे पहला अधिनियम नागरिकता पे कब आया, तो 1955 में आया। सबसे पहले नागरिकता पे अधिनियम 1955 में आता है। वो 1955 में कहता है कि देखिए, आपको किसके आधार पर मिलेगा, तो जन्म के आधार पर। आपको नागरिकता किसके आधार पर मिलेगी, जन्म के आधार पर। अगर आप भारत देश में जन्म लिया, कोई भी लोग, अगर आप फॉरेन कंट्री की भी लड़की है और वो भारत में आकर अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उस बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा। ये अधिनियम 1955 के तहत कहा गया। किस पे, तो जन्म के आधार पर। अब देखिए आगे आगे इसे और भी बदला गया। जैसे 1992 में कुछ बताया गया, 1996 में कुछ बताया गया, 2003 में फिर बदला, 2005 में बदला। तो हमारा भारत देश जो था वो आज़ादी के बाद फर्स्ट स्टेज पे था कि हम कैसे एक बेहतर समाज और एक बेहतर यूनियन का संगठन करें। तो इसमें कुछ गलतियां तो होगी, और गलती से ही आदमी सीखता है, बिना गलती किए कोई भी आदमी नहीं सीखता है। तो उस प्रकार हमारा जो सरकार था, वो जो जहाँ संशोधन हो रहा था या कह सकते अधिनियम बनाया जा रहा था, तो वो सीख रही थी, अपनी ही गलतियाँ से सीख रही थी कि हम क्या गलती कर रहे हैं। अगर हम ऐसे इस अधिनियम को बनाते हैं तो हमारा समाज पे इस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है, तो फिर हम इस प्रकार का अधिनियम बनाएंगे। तो हमारा जो सरकार है वो क्या कर रहा था, अपनी गलतियों को धीरे धीरे सुधार रही थी। तो पहले तो बना 1955 में, फिर 1986 में कुछ बनाता है, फिर 1992 में कुछ बनाता है, फिर 2003 में कुछ बनाता है, फिर 2005 में कुछ बनाता है। तो इस प्रकार भारतीय नागरिकता अधिनियम का क्या हो रहा था, धीरे धीरे उसमें बदलाव हो रहा था। तो हम कहाँ थे, जन्म के आधार पर। भारत में नागरिकता किसके आधार पर मिलने का बोला, जन्म के आधार पर। दूसरा बोला वंश के आधार पर। दूसरा बोला कि वंश के आधार पर। वंश के आधार पर कहने का मतलब क्या है, हम लोग को जब तक कोई व्यक्ति बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, क्या उसका वोटर आईडी कार्ड बनता है, नहीं बनता। लेकिन वो भारत का नागरिक है। तो कैसे है, क्योंकि उसका माता पिता क्या है, भारत के नागरिक हैं। तो इस प्रकार छोटे बच्चों को क्या मिल जाता है, उस वंश के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाता है। और आप हम कह सकते हैं 1955 का अधिनियम जो था वो बोला कि वंश के आधार पर मिलेगा नागरिकता। लेकिन वहाँ पे एक गलती कर दिया, गलती क्या किया कि देखिए, बोला कि वंश के आधार पर तुमको नागरिकता मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसका दादा परदादा, अगर उसका पिता भारत के निवासी हैं और वो बच्चा कहीं बाहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है या कहीं बाहर में है, तो अगर वो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो अपने माता पिता के आधार पे भारत का नागरिक बन सकता है, क्योंकि उनके माता पिता क्या भारत के नागरिक हैं। लेकिन यहाँ ये गड़बड़ क्या कर दिया कि कहा कि वंश के आधार पर तो आपको नागरिकता मिलेगा, लेकिन पिता के, अगर बच्चा को पिता के वंश के आधार पे मिलेगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी लड़की है जो पाकिस्तान की निवासी है, कोई लड़का है जो पाकिस्तान का निवासी है, और लड़की भारत की निवासी है, और जो पाकिस्तान का लड़का भारत में आता है, तो अगर वो दोनों का अगर बच्चा होता है तो वो क्या कहलाएगा, उसको तो नहीं। जैसे कि हम कह सकते हैं भारत में एक लड़की है, भारत में एक लड़का है, वो क्या करता है, पाकिस्तान के लड़की से शादी करता है, और उससे जो बच्चा होता है वो क्या होगा, उसका जो बच्चा होगा तो वो भारतीय रहेगा। वो क्या रहेगा, भारतीय रहेगा। देखिए हम क्या बता रहे थे कि कोई लड़का है जो है पाकिस्तान का, लड़का कहाँ का है, पाकिस्तान का, और उसकी जो माँ है वो भारत की है। अब अगर वो दोनों विवाह करता है और उससे एक संतान उत्पन्न होता है, तो वो जो लड़का है उसको भारत का नागरिक नहीं मिलेगा, जबकि उसकी माँ कहाँ की है, भारत की है। उसकी माँ भारतीय है, लेकिन उसका जो पिता है वो कहाँ का है, तो पाकिस्तान का है। तो इस कंडीशन में उस लड़के को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि
वंश के आधार पर जब उसका पिता अगर भारत का रहेगा तभी उसको क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। उसका पिता कहाँ का है, पाकिस्तान की, और माता भारत की है। तो इस कंडीशन में वो लड़का को भारत का क्या नहीं दिया जाएगा, तो नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार तो सरासरी भेदभाव हो रहा था कि हमारा अनुच्छेद 15 बोलता है जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ तो भेदभाव हो रहा है कि अगर माँ हिंदुस्तान की रहेगी और पिता दूसरे जगह का रहेगा तो उसका बच्चा को आपका नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे कि इसमें संशोधन किया गया। उसके बाद तीसरा है पंजीकरण। तीसरा क्या है, पंजीकरण। पंजीकरण में कहा गया कि 7 वर्ष, पंजीकरण में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है, कोई बाहर का व्यक्ति है और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो वो क्या करेगा, तो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाकर क्या करेगा, 7 साल इंतजार करेगा। कोई अगर मान लेते हैं चीन का कोई एक व्यक्ति है जो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, पंजीकरण करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति उसको देखेंगे, राष्ट्रपति उसको उस पर विचार करेंगे। उसके बाद अगर उनका मन होगा तो वो उनको क्या करेंगे, भारत का नागरिक होने का क्या देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। फिर उसको अपना लोकेशन बताना पड़ेगा, हर 6 महीने पर उनको बताना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में आकर उनको ये बताना पड़ेगा कि हाँ हम यहाँ हैं, हम ये कर रहे हैं, ये व्यवसाय कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस प्रोसेस के बाद ही उसको भारत की नागरिकता मिलती थी। किसके दौरान, तो पंजीकरण के दौरान। और कितने वर्ष में, तो 7 साल के बाद। 7 साल के बाद इसको क्या मिलता था, तो मिलता था भारत का नागरिक, भारत होने का सर्टिफिकेट। उसके बाद आया देशीकरण। देशीकरण में कहा गया कि 10 साल, अगर देखिए इसमें 7 साल कहा गया, वर्तमान में 7 साल अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको 7 साल में क्या मिल जाएगा, आपका ये भारत होने का प्रमाण पत्र, भारतीय होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये हम कह सकते हैं आपका नागरिकता मिल जाएगा। पहले 5 साल था, अब 7 साल है। याद रखिएगा 5 साल और 7 साल में कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले 5 साल था, अब 7 साल है। अब 7 साल के बाद व्यक्ति को भारतीय होने का प्रमाण पत्र मिल जाता है। चौथा है देशीकरण। हमने 3 बता दिया, 2 और 3, एक में है जन्म के आधार पे, 2 में है वंश के आधार पर। लेकिन इसमें कहा गया पिता अगर भारत का वंशज होगा, पिता अगर भारत का है तभी आपको भारतीय होने का प्रमाण पत्र मिलेगा, ऐसे नहीं। तीसरा बोला कि आपको पंजीकरण कराकर 7 साल भारत में रहना होगा। 7 साल भारत में रहिएगा, उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, तो भारतीय होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। चौथा है देशीकरण। देशीकरण कहने का अर्थ हुआ कि देखिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत में अपना योगदान देना चाहता है, भारत में रहना चाहता है और उसके पास विज्ञान की कला है, भारतीय भाषा वो जानता है। अगर कोई भारत में व्यक्ति रहना चाहता है तो पहले वो 10 साल तक भारत में रहेगा। 10 साल तक भारत का वो निवासी होना चाहिए कि हम 10 साल तक इस देश में रहे हैं, 10 साल तक हम इस देश में रहे हैं। और उसको क्या होना चाहिए, उसको भारत का कोई भी एक भाषा आना चाहिए। आप हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी ऐसा भाषा है जिसे बोलना आपको आना चाहिए, तभी आपको क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। प्लस में आपको विज्ञान का कला होना चाहिए, संगीत का कला हो, विज्ञान का कला हो, आप कोई ऐसा जो आपके पास कला है जिससे आप प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी भारतीय नागरिक होने का क्या सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो कैसे मिलता है, आप 10 साल तक भारत में निवास किए हों, उसके साथ आपको किसी भी भाषा का जानकारी होना चाहिए। भारत के 22 भाषा में कोई एक भाषा की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तीसरा है कि आप विज्ञान कला, आप
साइंटिस्ट हो, अब साइंटिस्ट कहेगा हम भारत में आएंगे तो थोड़ा भगा देंगे, ऐसे नहीं कर सकते हैं। फायदा है, भारत में आएगा, नया नया चीज़ आविष्कार करेगा तो हम ही लोग के फायदा है। तो आओ भाई, भारत में रहो, 10 साल रहो, तुमको हम देखे रखेंगे कि सही तो साइंटिस्ट है, सही काम करने तो आया है कि नहीं। कहे कि डर सब कौन रहता है, भले दूसरी जगह जाके इंफॉर्मेशन लीक कर दे। तो ऐसा कहा गया है देशीकरण में। अब देखिए 5 में अर्जित भूमि, 5 में है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि में है अगर आप किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला लेते हैं, जैसे हमने सिक्किम को 1975 में मिलाया, तो सिक्किम को 1975 में मिलाया तो उसको भारतीय नागरिक होने का आप दीजिएगा ना भाई कि हम आपको मिलाए हैं, तो आप इस दिन से भारत के आप नागरिक हैं। तो अगर आप किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाते हैं या कोई भी विदेशी राज्य पे आप अगर कब्जा करते हैं और कब्जा करके भारत के सीमा में मिला लेते हैं तो उसको स्वतः मिल जाता है, क्या नागरिकता मिल जाता है। फिर उसको कुछ करने का जरूरत नहीं होगा, और देना भी चाहिए, देगा ही सरकार, नहीं कैसे देगा। आप एक तो उसको मिलाएं भी अपने में, वो आपका देश में रह रहा है, आपका देश में योगदान दे रहा है, और आप उसको भारत देश का नागरिक नहीं बनाएगा, ये तो बनाना जरूरी है। तो इस कंडीशन में उसको नागरिकता मिल जाता है। तो ये 5 कंडीशन में क्या मिलता है, नागरिकता। देखिए अब इसमें ये जो गलती किया उसको थोड़ा सा यहाँ सुधारा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हुई है तो इसको सुधारा गया है। देखिए यहाँ पे क्या क्या, जन्म के आधार पर कहा, जन्म के आधार पर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन 1986 में बोलता है, 1986 में बोलता है कि माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। सिर्फ आपका जन्म हो गया तब नागरिकता नहीं मिल जाएगा, आपका माता पिता भी भारतीय होने चाहिए। इसमें की बोला कि कोई भी औरत है अगर भारत में आती है, विदेशी लड़की अगर भारत में आती है, उनका संतान उत्पन्न भारत में हो जाता है तो उस कंडीशन में उस लड़का को क्या मिल जाएगा, भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन उसकी माँ क्या है, फौरन है, तब पर भी उस लड़का को मिल जाएगा आपको नागरिकता। तो ये तो गलत था उसका। तो इसी में ये संशोधन थोड़ा सा किया, थोड़ा सा इसमें बदलाव किया और 1986 में कह दिया कि माता पिता भी अगर भारत के नागरिक होंगे तभी उसको नागरिकता मिलेगा जन्म के आधार पर। समझ में आ गया। अब देखिए 2003 में कहा गया, इसमें क्या कहा, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर कहा था ने, 2 में क्या हम बताएं कि वंश के आधार पर, लेकिन पिता, सिर्फ पिता ही अगर भारतीय होगा तबे नागरिकता मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कहा नहीं, ये तो गलत है, होना तो दोनों को चाहिए, माता और पिता, अगर माता और पिता दोनों को वैलिड होना चाहिए। अगर माता भी भारतीय है तब पर भी उसको क्या मिलेगा, भारतीय होने का नागरिकता मिलेगा। अगर उसकी माता भी भारत की निवासी है तो उस बच्चे को भारतीय होने का क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। और यहाँ बोला था सिर्फ पिता के आधार पर होगा, तो ये लड़की लोग के साथ सरासर नाइंसाफी होने लगा, लड़की लोग आंदोलन कर दी। अब देखिए 2003 में तो माता पिता दोनों को वैलिड कर दिया कि दोनों के आधार पर देंगे। फिर 1992 में कहा गया कि माता पिता वंश के आधार पे, यानी कि हम कह सकते हैं माता पिता के वंश के आधार पर भी आपको क्या मिलेगा, नागरिकता मिल सकता है। जैसे कि आपके माता पिता हैं, उनके वंश के आधार पर भी, जैसे उनके माता पिता, दादा दादी, उनके वंशज के भी आधार पर आपको क्या मिल सकता है, तो नागरिकता मिल सकता है। तो ये तीन तरह का अधिनियम लाया गया। ये क्या है, अधिनियम लाया गया 1986 में बोला गया कि माता पिता नागरिक होने चाहिए। फिर 2003 में बोला कि दोनों को वैलिड होना चाहिए, क्योंकि दोनों का योगदान होता है तो दोनों को ही तो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप एक को कैसे कह दीजिएगा, ऐसे तो लड़की के साथ नाइंसाफी हो जाएगा। फिर कहा गया कि अगर माता पिता के वंश के आधार पर भी, अगर माता पिता के वंश मतलब अगर माता पिता के दादा दादी अगर भारत के निवासी, माता पिता के पिताजी, या कह सकते हैं कि हम बच्चे के दादा दादी अगर भारत के निवासी थे तब पर भी उसको नागरिकता मिल जाएगा। तो इस प्रकार 5 तरह से नागरिकता है। नागरिकता कितना है, 5। इस 5 तरह से भारतीय को नागरिकता देने का बात हमारा भारतीय संविधान, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया, कुछ कमी इसमें थी, इस कमी को इधर सुधार दिया गया। और देखिए हमने तो
पूरा पढ़ा, नागरिकता क्या है, उसके बाद अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा, फिर अधिनियम के बारे में पढ़ा। एक चीज़ तो पढ़ना भूलिए गए, आखिर इस समाप्त कैसे होगा। आखिर अगर किसी चीज़ का शुरुआत है तो उसका अंत भी तो है ही नहीं है। तो अगर कैसे इसको समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आप भारतीय हैं और अगर कोई आप ऐसा काम कर देते हैं जिसके वजह से आपको भारतीय नागरिक होने का अधिकार छीन लिया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, काहे कि ऐसा काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा। तो समाप्त कैसे, समापन, नागरिकता का समापन कैसे हो सकता है। देखिए, त्याग, आप अपने मन से कह दीजिए, आप अपने मन से यह कह दीजिए कि हम भारत का नागरिकता को त्यागते हैं और हम दूसरे देश के नागरिकता को अपनाते हैं। तो इस कंडीशन में आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी और आप दूसरे देश का नागरिक बन जाएगा। तो मतलब अगर आप त्याग देते हैं, अगर आप त्याग करते हैं, अपना नागरिकता त्याग कर दूसरे देश की नागरिकता अपनाते हैं, तब इस कंडीशन में नागरिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा, अगर आप पागल हैं, पागल, जितना भी पागल व्यक्ति है, जो भी पागल रहता है, उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाता है। उसको हर तरह का प्रेफरेंस मिलेगा अगर उसके साथ कोई ऐसा अत्याचार नहीं करेगा, या वो भारत में स्वतंत्र रूप से खा सकता है, घूम सकता है, रह सकता है। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक अधिकार है जो उससे छीन ली जाती है। जैसे वो वोट नहीं दे सकता है, कोई ऊंचा पद पे नहीं रह सकता है, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, आपका पुलिस में हो गया, आपका आईएएस हो गया, ये सब नहीं ना बना देगा जो नागरिक नहीं है भारत का। तो ये सब से वंचित कर दिया जाता है। जो अब बात मान लीजिए, कोई पागल है, उसको भारतीय नागरिकता दे दिया जाता है। कोई ऐसे टूरिस्ट आते हैं या कहीं के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं और वो उनके साथ कुछ गलत व्यवहार कर देता है। मान लीजिए उसे कुछ बोल दिया, उनके मुंह पे थूक दिया, ये उनको गाली दे दिया। तो अगर ऐसा करता है तो उस देश के उस देश पे क्या होगा। उस देश को कहेगा नहीं कि तुम हमारा बुलाकर हमारा इंसल्ट किया है, मतलब वो कह देगा कि हम तुम पे मानहानि का दावा करते हैं। और लेकिन इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारे देश में तो प्रावधान नहीं है, ये तो हमारा भारत देश का नागरिक है ये नहीं है, हम कैसे मान लेंगे, ये तो पागल है। इस कंडीशन में तो दो कंडीशन में समझे, एक त्याग, एक तो आपको पागल होने पर, एक होता है बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त करने का अर्थ है कि जैसे कि देखिए, अब कोई पागल नहीं रहता, पागलपंती दिखावे लगता है, तो उस कंडीशन में उसको छीनबीन करेगा। जैसे देखिए, भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है, अब स्टेज पर चढ़ के वो बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, या चाइना भारत में लड़ाई हो रहा है, अब वो कहीं भी चढ़ के स्टेज पर बोलेगा कि चाइना जिंदाबाद, तो इस तरह से उसको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका भारतीय होने का नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आज इस वीडियो में हम नागरिकता के बारे में और नागरिकता से जुड़ी सभी बातों के बारे में जाने। अगर आप मेरा दोनों क्लास देखते तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आई होप पूरा समझ में आया होगा, नागरिकता आपको पूरा समझ में आ